सिंधु जल संधि, जिसे 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, लंबे समय से दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग का एक दुर्लभ प्रतीक मानी जाती रही है। इस ऐतिहासिक समझौते ने सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल के उपयोग को बड़ी स्पष्ट रूप से विभाजित किया। इसके तहत पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का नियंत्रण भारत को दिया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकार पाकिस्तान को मिला। हालांकि भारत को इन पश्चिमी नदियों पर कुछ सीमित जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई थी। दशकों तक ये संधि कई युद्धों और राजनयिक तनावों के बावजूद कायम रही, जिससे ये साबित होता रहा कि जल सहयोग संघर्ष के बीच भी संभव है। हालांकि हाल के वर्षों में यह संधि स्वयं ही एक बड़ी विवाद का केंद्र बन गई है, जिससे दोनों परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। विवाद की जड़ी DDH भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर बनाई जा रही दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं किशनगंगा और रतले के डिजाइन को लेकर है। पाकिस्तान का आरोप है कि इन परियोजनाओं का डिजाइन संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और इससे उसके हिस्से के पानी के बहाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो उसकी कृषि और जल सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। यह असहमति धीरे धीरे बढ़कर एक पूर्ण कानूनी और राजनयिक टकराव में बदल गई है, जिसने संधि के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज 12 जुलाई 2025 को हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां यह संधि अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। भारत ने अप्रैल 2025 में कश्मीर में हुए एक घातक आतंकवादी हमले के बाद इस संधि को स्थायी रूप से निलंबित करने का एक तरफा और अभूतपूर्व कदम उठाया। इस फैसले ने न केवल 6 दशकों से चली आ रही व्यवस्था को समाप्त कर दिया, बल्कि इसने एक खतरनाक मिसाल भी कायम की है। भारत का यह कड़ी DDH आरोप इस विश्वास पर आधारित है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसलिए जल साझाकरण जैसे सहयोग को जारी नहीं रखा जा सकता। इस निलंबन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से विश्व बैंक को भी चिंता में डाल दिया है, जो इस संधि का गारंटर है। इस पूरे प्रकरण ने मई 2025 में एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र सैन्य संघर्ष को भी जन्म दिया, जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से यह टकराव तो टल गया, लेकिन अंतर्निहित तनाव पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया है। अब यह विवाद केवल जल विद्युत परियोजनाओं के तकनीकी पहलुओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुझे यह राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक लाभ का मामला बन गया है। सिंधु जल संधि, जो कभी शांति की एक पतली धारा मानी जाती थी, अब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते अविश्वास और शत्रुता के विशाल महासागर में डूबती नजर आ रही है। भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है। इस जटिल और बढ़ते विवाद के केंद्र में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का हालिया फैसला है, जो 27 जून 2025 को जारी किया गया था। इस फैसले ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में और अधिक ईंधन डालने का काम किया है। सरल शब्दों में कहें तो हेग स्थित इस अदालत ने यह निर्णय दिया कि भारत स्थिति को निलंबित करने के एक तरफा कदम के बावजूद उसके पास दोनों देशों के बीच किशनगंगा और रतले परियोजनाओं पर चल रहे विवाद को सुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है। अदालत का मानना था कि एक बार जब विवाद समाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसे किसी एक पक्ष द्वारा संधि को निलंबित करने से रोका नहीं जा सकता। इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अदालत ने स्वीकार किया कि सिंधु जल संधि के तहत विवाद समाधान के 2 अलग-अलग रास्तों, तटस्थ विशेषज्ञ और न्याय की अदालत के अधिकार क्षेत्रों में कुछ हद तक ओवरलैप या दोहराव हो सकता है।
ये बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य मतभेद इसी बात को लेकर है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा मंच उपयुक्त है। भारत का मानना है कि यह एक तकनीकी मामला है जिसे केवल एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा हल किया जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान इसे एक व्यापक कानूनी और संधि की व्याख्या से जुदा मुद्दा मानता है जिसके लिए न्याय की अदालत की आवश्यकता है। अदालत के इस सप्लीमेंटल अवार्ड ने अनिवार्य रूप से पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत किया है, जिसने हमेशा इस मामले को मध्यस्थता अदालत में ले जाने की वकालत की है। खोए के इस निर्णय का मतलब है कि वह अब मामले की खूबियों पर विचार करना जारी रखेगा, भले ही भारत इस प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर रहा हो। ये एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां अदालत भारत की अनुपस्थिति में भी अपना अंतिम फैसला सुना सकती है, जो भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक और कानूनी चुनौती पेश करता है। यह फैसला इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां कैसे राष्ट्रीय कार्रवाइयों से स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। संक्षेप में, खोए का फैसला भारत के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने यह उम्मीद की थी कि संधि को निलंबित करने से सभी संबंधित कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत अदालत ने अपनी स्वायत्तता और अधिकार क्षेत्र पर जोर दिया है, जिससे भारत एक कठिन स्थिति में फंस गया है। अब भारत को या तो अपने रुख का इम्पैक्ट रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परिणामों का सामना करना होगा, या फिर एक ऐसी प्रक्रिया में शामिल होना होगा जिसे वह शुरू से ही अवैध और संधि की भावना के विरुद्ध मानता आया है। यह निर्णय सिंधु जल विवाद को एक नए और अधिक जटिल चरण में ले गया है। सिंधु जल संधि पर मौजूदा गतिरोध में भारत और पाकिस्तान के रुख बिल्कुल विपरीत और स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। दोनों देशों के दृष्टिकोण उनके राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा चिंताओं और संधि की अपनी अपनी व्याख्याओं से गहराई से प्रभावित हैं। भारत का रुख हाल के वर्षों में काफी कठोर हुआ है। भारत का मुख्य तर्क यह है कि किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विवाद पूरी तरह से तकनीकी प्रकृति का है। नई दिल्ली के अनुसार इन परियोजनाओं के डिजाइन, जैसे कि गेट्स की ऊंचाई या तालाब का आकार, संधि के अनुबंधों में निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अंतर्गत आते हैं और ऐसे मामलों को हल करने के लिए संधि में एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत का यह भी मानना है कि पाकिस्तान जानबूझकर एक तकनीकी मुद्दे को एक व्यापक कानूनी विवाद में बदलकर मामले को जटिल बना रहा है और विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी कर रहा है। भारत ने न्याय की अदालत की स्थापना को ही अवैध माना है, क्योंकि उसका तर्क है कि जब एक पक्ष यानी भारत ने पहले ही तटस्थ विशेषज्ञ की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध कर दिया था, तो दूसरे पक्ष यानी पाकिस्तान द्वारा उसी मुद्दे पर एक समानांतर कार्यवाही शुरू करना संधि के श्रेणीबद्ध विवाद समाधान तंत्र का उल्लंघन है। अप्रैल 2025 में संधि को निलंबित करने का भारत का निसंदेह निर्णय इसी हताशा और इस विश्वास का परिणाम था कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सहयोग की कोई भी गुंजाइश समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। इस्लामाबाद इन जल विद्युत परियोजनाओं को अपनी जल सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए एक अस्तित्व के संकट के रूप में देखता है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की परियोजनाएं सिंधु जल संधि का घोर उल्लंघन है और ये उसे पश्चिमी नदियों पर पानी के बहाव को नियंत्रित करने की क्षमता देंगी, जिसका उपयोग वह एक रणनीतिक हथियार के रूप में कर सकता है। पाकिस्तान का तर्क है कि यह विवाद केवल कुछ तकनीकी विशिष्टताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संधि के मूल सिद्धांतों और उसकी व्याख्या से जुदा एक कानूनी प्रश्न पर है। इसलिए उसके अनुसार इस मामले को सुलझाने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ पर्याप्त नहीं है और केवल एक न्याय की अदालत ही संधि के प्रावधानों की सही व्याख्या कर सकती है। पाकिस्तान ने खोए के हालिया फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है और इसे अपनी बड़ी कानूनी जीत करार दिया है।
वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार यह कहता आया है कि भारत सिंधु नदी प्रणाली के पानी को हथियार बनाकर उसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत द्वारा संधि का एक तरफा निलंबन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और वह इस मामले को हर संभव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा। पाकिस्तान के लिए यह लड़ाई न केवल पानी के अपने हिस्से को सुरक्षित करने के लिए है, बल्कि यह भारत के बारहाते क्षेत्रीय प्रभुत्व के खिलाफ एक प्रतिरोध भी है, जिससे उसकी संप्रभुता को खतरा महसूस होता है। सिंधु जल संधि की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसका विस्तृत और श्रेणीबद्ध विवाद समाधान तंत्र है, जिसे विशेष रूप से दोनों देशों के बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस तंत्र में 3 मुख्य चरण होते हैं, जिन्हें क्रमिक रूप से अपनाया जाना। फिर पहला और सबसे बुनियादी स्तर स्थायी सिंधु आयोग का है। इस आयोग में दोनों देशों द्वारा नियुक्त एक आयुक्त होता है। आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होती है और इसका मुख्य कार्य संधि के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना, डेटा का आदान प्रदान करना और किसी भी प्रश्न या मतभेद को आपसी सहयोग से सुलझाने का प्रयास करना है। यदि स्थायी सिंधु आयोग किसी विशेष प्रश्न को हल करने में विफल रहता है, तो संधि के अनुच्छेद 9(2) के अनुसार मामला दूसरे स्तर पर जाता है। इस स्तर पर दोनों पक्ष मिलकर इस प्रश्न को एक तटस्थ विशेषज्ञ को सौंपने पर सहमत हो सकते हैं। तटस्थ विशेषज्ञ की भूमिका आमतौर पर उन विवादों के लिए होती है जो मुख्य रूप से तकनीकी प्रकृति के होते हैं, जैसे कि किसी इंजीनियरिंग डिजाइन या हाइड्रोलॉजिकल डेटा की व्याख्या से संबंधित मामले। तटस्थ विशेषज्ञ का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है, जब तक कि कोई पक्ष यह न माने कि मामला संधि की व्याख्या से जुदा एक व्यापक विवाद है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि तकनीकी असहमतियां बड़ा राजनीतिक विवादों में न बदलें। विवाद समाधान का तीसरा और अंतिम स्तर न्याय की अदालत की स्थापना है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई मतभेद एक विवाद का रूप ले लेता है, यानी जब यह केवल तकनीकी बारीकियों से आगे बढ़कर संधि के प्रावधानों की व्याख्या या उसके संभावित उल्लंघन से जुदा हो। अनुच्छेद 9(5) के अनुसार यदि कोई भी पक्ष यह मानता है कि तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से विवाद का समाधान नहीं हो सकता है, या यदि विवाद शुरू से ही कानूनी प्रकृति का है, तो वह एक मध्यस्थता अदालत की स्थापना का अनुरोध कर सकता है। इस अदालत में 7 सदस्य होते हैं और इसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। वर्तमान संकट की जड़ी DDH इसी त्रिस्तरीय तंत्र की व्याख्या को लेकर है। भारत का मानना है कि किशन गंगा और रथले परियोजनाओं से संबंधित मुद्दा एक प्रश्न है जिसे तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा हल किया जाना चाहिए, और उसने इसी प्रक्रिया का पालन किया। इसके विपरीत पाकिस्तान ने इसे एक विवाद मानते हुए सीधे न्याय की अदालत की स्थापना का अनुरोध कर दिया। विश्व बैंक एक अजीब स्थिति में फंस गया, क्योंकि दोनों देशों ने एक ही मुद्दे पर 2 अलग अलग प्रक्रियाओं को शुरू करने का अनुरोध किया। बैंक ने दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ शुरू करने की अनुमति दे दी, जिससे एक अभूतपूर्व कानूनी गतिरोध पैदा हो गया, जहां 2 समानांतर मंच एक ही विवाद पर विचार कर रहे हैं। सिंधु जल संधि के विवाद समाधान ढांचे में तटस्थ विशेषज्ञ की भूमिका देखिए बेहद महत्वपूर्ण है और काफी विशिष्ट रूप से परिभाषित भी है। दरअसल यह पद खास तौर पर उन असहमतियों को हल करने के लिए बनाया गया था जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, और वैसन अनावश्यक रूप से राजनीतिक या कानूनी रंग न दिया जा सके। संधि के अनुबंध F के अनुसार जब स्थायी सिंधु आयोग किसी तकनीकी प्रश्न को हल करने में विफल रहता है, तो उसे एक तटस्थ विशेषज्ञ को सौंपा जा सकता है। इस विशेषज्ञ की नियुक्ति विश्व
बैंक की सहायता से की जाती है और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक उच्च योग्य इंजीनियर होना चाहिए। उसका मुख्य कार्य संधि के तकनीकी अनुबंधों के आलोक में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों का मूल्यांकन करना होता है। अब तटस्थ विशेषज्ञ का अधिकार क्षेत्र भी बिल्कुल स्पष्ट और सीमित है। वह केवल उन्हीं मामलों पर निर्णय दे सकता है जो उसे सौंपे गए हैं और ये मामले संधि के अनुबंधों में वर्णित तकनीकी मानदंडों के दायरे में आने चाहिए। उदाहरण के लिए वह यह तय कर सकता है कि किसी जल विद्युत परियोजना के स्पिलवे की क्षमता पर्याप्त है या नहीं, या फिर क्या जलाशय का स्तर संधि द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर है। हालांकि वह संधि के व्यापक कानूनी प्रावधानों की व्याख्या नहीं कर सकता या यह तय नहीं कर सकता कि किसी पक्ष ने संधि का उल्लंघन किया है या नहीं। उसका निर्णय एक तकनीकी मूल्यांकन होता है, न कि कोई कानूनी फैसला। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि इंजीनियरिंग से जुड़े विवादों को विशेषज्ञों द्वारा तेजी से और कुशलता से हल किया जाए। मौजूदा विवाद में भारत ने लगातार इसी रुख का समर्थन किया है। भारत का तर्क है कि किशनगंगा और रतले परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियां, जैसे कि फ्री बोर्ड की ऊंचाई, स्पिलवे की संख्या और इनटेक का स्तर, ये सभी विशुद्ध रूप से तकनीकी मामले हैं और इसलिए इन्हें केवल एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा ही सुना जाना चाहिए। इसी आधार पर भारत ने 2016 में विश्व बैंक से एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया था। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में माइकल लिनो को तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया और जनवरी 2023 में उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में यह संकेत दिया था कि यह मामला वाकई उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, जो भारत के पक्ष का समर्थन करता था। हालांकि तटस्थ विशेषज्ञ की प्रक्रिया तब जटिल हो गई जब पाकिस्तान ने समानांतर रूप से न्याय की अदालत की स्थापना का अनुरोध कर दिया। पाकिस्तान का तर्क था कि यह मामला केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह संधि की आत्मा और उसके मूल उद्देश्यों से जुड़ा है, जिसे केवल एक कानूनी मंच ही समझ सकता है। इस दोहरी प्रक्रिया ने तटस्थ विशेषज्ञ की भूमिका को प्रभावी रूप से कमजोर कर दिया। भले ही तटस्थ विशेषज्ञ ने अपना काम जारी रखा, लेकिन न्याय की अदालत की कार्यवाही ने उसके अधिकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह स्थिति साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे एक स्पष्ट रूप से परिभाषित तकनीकी भूमिका भी राजनीतिक और कानूनी खींचतान में उलझकर कहीं न कहीं प्रभावहीन हो सकती है। वह भारत ने शुरू से ही स्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी कुए की स्थापना और उसके अधिकार क्षेत्र का खडीडीडीएच विरोध किया है और इसके पीछे कई ठोस कानूनी और प्रक्रियात्मक तर्क दिए हैं। भारत का सबसे प्रमुख तर्क यह है कि कुए का गठन सिंधु जल संधि में निर्धारित विवाद समाधान की श्रेणीबद्ध नई दिल्ली का मानना है कि संधि एक क्रमिक दृष्टिकोण निर्धारित करती है, पहले स्थायी सिंधु आयोग, फिर तटस्थ विशेषज्ञ और केवल अंतिम उपाय के रूप में न्याय की अदालत। भारत के अनुसार जब उसने पहले ही विश्व बैंक से एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध कर दिया था, तो पाकिस्तान द्वारा उसी विवाद के लिए एक अलग और उच्चतर मंच यानी कुए की मांग करना अवैध था। भारत का कहना है कि एक ही मुद्दे पर दो समानांतर कार्यवाहियों की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अराजकता पैदा करेगा और संधि के ढांचे को कमजोर करेगा। विदेश मंत्रालय ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि विश्व बैंक द्वारा दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ आगे बढ़ाने की अनुमति देना एक गंभीर त्रुटि थी। भारत के दृष्टिकोण में जब एक निम्न स्तरीय प्रक्रिया यानी तटस्थ विशेषज्ञ पहले से ही चल रही थी, तो उच्च स्तरीय प्रक्रिया यानी कुए को शुरू नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए भारत कुए को अवैध रूप से गठित मानता है और तर्क देता है कि एक अवैध रूप से गठित न्यायाधिकरण के पास किसी भी मामले पर फैसला करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। इसके अलावा
भारत यह भी तर्क देता है कि विवाद का विषय अर्थात जल विद्युत परियोजनाओं का डिजाइन स्पष्ट रूप से तटस्थ विशेषज्ञ के दायरे में आता है। भारत के अनुसार पाकिस्तान की आपत्तियां संधि की किसी व्यापक कानूनी व्याख्या से संबंधित नहीं है, बल्कि वे विशिष्ट तकनीकी मापदंडों के बारे में हैं, जिनके लिए संधि में स्पष्ट प्रावधान है। इन प्रावधानों की जांच और पुष्टि के लिए एक योग्य इंजीनियर यानी तटस्थ विशेषज्ञ सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, न कि वकीलों और न्यायाधीशों की एक अदालत। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान जानबूझकर तकनीकी मुद्दों को कानूनी विवाद का रूप देकर मामले को लंबा खींचना चाहता है ताकि भारत की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को रोका जा सके। अंततः भारत का कुएं की कार्यवाही का बहिष्कार करने का निर्णय इसी सैद्धांतिक रुख पर आधारित है। भारत का मानना है कि इस अवैध प्रक्रिया में भाग लेने से वह इसे एक प्रकार की वैधता प्रदान करेगा। इसलिए भारत ने कुएं द्वारा जारी किए गए सभी संचार और निर्णयों को नजरअंदाज किया है, जिसमें जून 2025 का हालिया फैसला भी शामिल है। भारत का अंतिम तर्क यह है कि चूंकि कुएं का गठन ही संधि के विरुद्ध है, इसलिए उसका कोई भी फैसला भारत पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हो सकता। यह एक जोखिम भरा लेकिन दृढ़ रुख है जो संधि की व्याख्या पर गहरे और मौलिक मतभेद को दर्शाता है। पाकिस्तान का दृष्टिकोण सिंधु जल संधि विवाद को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है, जो उसकी गहरी जल सुरक्षा चिंताओं और भारत के प्रति गहरे अविश्वास से प्रेरित है। पाकिस्तान के लिए यह विवाद कुछ तकनीकी विशिष्टताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसके अस्तित्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाकिस्तान, जो दुनिया के सबसे अधिक जल संकट वाले देशों में से एक है, अपनी कृषि, उद्योग और पीने के पानी के लिए लगभग पूरी तरह से सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। उसका सबसे बड़ा डर यह है कि किशनगंगा और रतले जैसी बड़ी नदियों के पानी के बहाव को नियंत्रित करने और उसे अपनी इच्छानुसार कम करने या रोकने की क्षमता प्रदान करेगी, खासकर किसी तनाव या संघर्ष की स्थिति में। पाकिस्तान का मुख्य कानूनी तर्क यह है कि इन परियोजनाओं का डिजाइन विशेष रूप से उनके बढ़े जलाशय और स्पिलवे संधि के अनुबंध डी में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। पाकिस्तान का मानना है कि यह केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह संधि की आत्मा और उसके मूल उद्देश्य का उल्लंघन है, जो यह सुनिश्चित करना था कि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का निर्बाध प्रवाह मिलता रहे। इसलिए पाकिस्तान का तर्क है कि इस मामले में संधि के प्रावधानों की व्यापक कानूनी व्याख्या की आवश्यकता है, जो केवल एक न्याय की अदालत यानी COA ही कर सकती है, न कि सीमित अधिकार क्षेत्र वाला कोई तटस्थ विशेषज्ञ। इसी आधार पर पाकिस्तान ने विश्व बैंक से COA की स्थापना का अनुरोध किया था और जून 2025 में आए अदालत के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी कानूनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि अदालत ने भारत के विरोध के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की है। पाकिस्तान के लिए यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि उसका कानूनी पक्ष मजबूत है और भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहा है, जो शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए संधि के तंत्र का पालन कर रहा है, जबकि भारत पर हठधर्मिता और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान की चिंताएं केवल पानी के बहाव तक ही सीमित नहीं है। उसे यह भी डर है कि भारत इन परियोजनाओं का उपयोग एक रणनीतिक हथियार के रूप में कर सकता है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि पानी के बहाव में किसी भी प्रकार की एक तरफा कटौती को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत द्वारा संधि को स्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा ने इन आशंकाओं को और भी गहरा कर दिया है। पाकिस्तान अब इस मामले को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत पर अपने फैसले को पलटने और कुएं की कार्यवाही में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा सके। उसके लिए यह लड़ाई न केवल पानी के अधिकार की है,
बल्कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी है। जैसे जैसे सिंधु जल विवाद गहराता जा रहा है, एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहलू सामने आ रहा है जो भारत पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। 1958 का न्यूयॉर्क कन्वेंशन, इसका पूरा नाम विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन है, और भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और अन्य मध्यस्थता निर्णयों को लागू करने के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करता है। सरल शब्दों में, यदि किसी एक सदस्य देश में कोई मध्यस्थता निर्णय दिया जाता है तो अन्य सदस्य देशों की अदालतों को उसे मान्यता देनी होती है और उसे अपने घरेलू अदालती फैसलों की तरह ही लागू करना होता है। ये कन्वेंशन स्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी QOA के मामले में विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है, चूंकि COA का निर्णय एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार माना जाएगा। इसलिए पाकिस्तान न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत भारत पर इस फैसले को लागू करने के लिए दबाव डाल सकता है। यदि भारत QOA के अंतिम फैसले को मानने से इनकार करता है तो पाकिस्तान दुनिया भर के उन देशों की अदालतों में जा सकता है जहां भारत की सरकारी संपत्तियां जैसे एयर इंडिया के विमान, सरकारी बैंक खाते या सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्ति स्थित हैं। पाकिस्तान इन अदालतों से अनुरोध कर सकता है कि वे COA के फैसले को लागू करने के लिए इन संपत्तियों को जब्त कर लें। यह स्थिति भारत के लिए एक गंभीर कानूनी और वित्तीय जोखिम पैदा करती है। अतीत में ऐसे कई मामले हुए हैं जहां कंपनियों या व्यक्तियों ने विभिन्न देशों के खिलाफ दिए गए मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करवाने के लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। उदाहरण के लिए केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार के खिलाफ एक कर विवाद में $1.2 बिलियन का मध्यस्थता पुरस्कार जीता था और उसे लागू करवाने के लिए दुनिया भर में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी थी। हालांकि भारत ने अंततः उस मामले को सुलझा लिया, लेकिन यह इस कन्वेंशन की शक्ति को दर्शाता है। सिंधु जल विवाद में भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 में कुछ सीमित आधार दिए गए हैं, जिनके तहत कोई देश किसी मध्यस्थता पुरस्कार को मान्यता देने या लागू करने से इनकार कर सकता है। भारत ये तर्क दे सकता है कि COA का गठन ही अवैध था, या ये कि उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया क्योंकि उसने कार्यवाही का बहिष्कार किया था। भारत ये भी कह सकता है कि इस फैसले को लागू करना उसकी सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा। किसी विदेशी अदालत में साबित करना बेहद मुश्किल और एक लंबी कानूनी लड़ाई होगी। इस प्रकार न्यूयॉर्क कन्वेंशन भारत पर एक शक्तिशाली कानूनी दबाव बनाता है जो उसे COA के फैसले को पूरी तरह से नजरअंदाज करने से रोकता है। सिंधु जल संधि विवाद आज एक ऐसे खतरनाक चौराहे पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता अनिश्चितताओं और गंभीर जोखिमों से भरा है। जो संधि कभी दो पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच सहयोग की एक मिसाल हुआ करती थी, वह अब उनके बीच बढ़ते तनाव का एक और बद्दा कारण बन गई है। भारत का संधि को स्थायी रूप से निलंबित करने का एक तरफा फैसला और COA के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से खारिज करना एक अभूतपूर्व कदम है जिसने 6 दशकों से चली आ रही जल संधारण व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया है। यह कठोर रुख भारत की बदलती रणनीतिक सोच को दर्शाता है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे को जल सहयोग जैसे द्विपक्षीय समझौतों से ऊपर रखा जा रहा है। इस विवाद का भारत पाकिस्तान के पहले से ही नाजुक संबंधों पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ने न तय है। पानी विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए एक भावनात्मक और जीवन मरण का प्रश्न है। भारत द्वारा पानी को नियंत्रित करने या मौदने की कोई भी धारणा पाकिस्तान में तीव्र प्रतिक्रिया पैदा करती है और इसे एक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। मई 2000
1925 का संक्षिप्त सैन्य संघर्ष इस बात का एक स्पष्ट संकेत था कि यह विवाद कितनी जल्दी एक बड़े टकराव में बदल सकता है। जब तक यह गतिरोध बना रहता है तब तक दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की सार्थक बातचीत या विश्वास बहाली के उपायों की कल्पना करना भी मुश्किल है। आगे देखते हुए इस विवाद के समाधान के कुछ ही रास्ते नजर आते हैं और सभी चुनौतियों से भरे हैं। पहला रास्ता यह है कि भारत अपने रुख पर कायम रहे और कोए के किसी भी फैसले को नजरअंदाज कर दे, जिसके परिणाम स्वरूप उसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाइयों और संभावित संपत्ति कुर्की का सामना करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान भारत के निलंबन को स्वीकार कर ले, जिसकी संभावना लगभग शून्य है। तीसरा और सबसे रचनात्मक रास्ता यह है कि दोनों देश किसी तीसरे पक्ष जैसे कि विश्व बैंक या किसी अन्य मित्र देश की मध्यस्थता से एक नया समझौता करें या मौजूदा संधि में संशोधन करें। हालांकि मौजूदा अविश्वास के माहौल में इसकी भी संभावना बहुत कम लगती है। अंततः सिंधु जल विवाद अब केवल पानी या बांधों के डिजाइन के बारे में नहीं रह गया है। ये दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भूमिका से जुड़ा एक जटिल भू राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जब तक दोनों देश अपने अपने अधिकतमवादी रुख से पीछे हटने और रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार नहीं होते, तब तक ये विवाद एक सुलगती हुई चिंगारी बना रहेगा जो किसी भी समय एक बद्दी आग का रूप ले सकती है। सिंधु का भविष्य और इसके साथ ही इस क्षेत्र के कुछ लोगों का भविष्य अनिश्चितता के घने बादलों से घिरा हुआ है।